नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिमॉक इंडिया। आज हमारे साथ है विजय गुप्ता, जो कि एक समाज सेवक के साथ साथ में एक व्यवसायी भी हैं। और आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि जो भारत का माहौल है 2024 में कैसा होगा, चुनाव का माहौल कैसा होगा, और इन सब पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो विजय जी, आप बताइए कि 2024 में आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 जो है ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज वर्तमान में जिस स्थिति पर पहुंची है, उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन को नकारा नहीं जा सकता। उसमें काम करके, उसकी सक्रियता से, खुले मन से विचार करके, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल करके, अपनी आनुषंगिक इकाइयों के साथ मिलके, लोगों में जन चेतना पैदा करके, जन जागरण पैदा करके अपना मत प्रतिशत बढ़ाते गए हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए। 3 राज्यों में तो इन्होंने सत्ता पाई। तेलंगाना में भी 1 सीट से 7 सीट पे आ गए, और मिजोरम में भी 1 ही सीट थी, शायद 3 पे ये आए। तो हर जगह सफलता तो इनको मिलती जा रही है, बशर्ते अगर ये मदमस्त न हो, चिंतन करते रहें और भारत का भविष्य कैसे उज्जवल हो उसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से अभी तक ये नेतृत्व चल रहा है, अगर आगे भी उसको ये जारी रखेंगे तो 2024 में भी और उसके बाद के भी चुनाव में एक बार आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई भी परिणाम बदलने वाले नहीं है। खाली सफलता का प्रतिशत बढ़ा या घटा इतना तो हो सकता है, लेकिन सफल होंगे इसमें संदेह कम नज़र आता है। 2024 का चुनाव में आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर कांग्रेस? और इसके अलावा आपका ओपिनियन ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले 10 साल में जो है अभी का जो सरकार है उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया? देखिए, 10 साल में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन जब से आए हैं तब से जो भारत दबा कुचला हुआ देश के रूप में एक जगह नज़र आता था, जब एक प्रधानमंत्री को कोई भी आतंकवादी हमले के लिए अमेरिका में जाकर गुहार लगानी पड़ती थी, कम से कम उन स्थितियों से हम लोग निकल आए हैं एक बार। आज की स्थिति में ऐसा लगता है। प्लस हमारी जो सांस्कृतिक विरासत दबी हुई थी, कुचली हुई थी या कहीं कैद थी, उससे भी धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है। जैसे बिना किसी झंझट के विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार भी किया गया और कोई विवाद भी नहीं रहा। तो चूँकि हम लोगों का एक ये ध्यान रहता है कि कहीं विवाद कम से कम हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने 5 गांव तक समझौता करने के लिए वो तैयार थे। जब 5 गांव पर भी समझौता नहीं हुआ तब युद्ध हुआ। वहाँ पर आके युद्ध जो है वो धर्म बन गया, तब महाभारत हुआ, तब वो महाभारत हुई। तो कुछ विवाद ऐसे हैं, जैसे धारा 370 आज 70 वर्षों से समझिए एक ये कलंक ढो रहा था भारत। किसी की गलती थी, किसी की नहीं थी, ये बहुत से पुराने विषय भी हैं और विवाद के विषय भी हैं, लेकिन उसको फिर से कम हटा दिया गया। ट्रिपल तलाक वाला जो कानून है उसको अमल में लाया गया। उससे मुस्लिम महिलाओं के साथ जो हम लोग सुनते थे जो अत्याचार होता है या हुआ होगा, कम से कम उससे मुक्ति उनको मिले, इसकी तरफ कदम बढ़ाया। राम जन्मभूमि का विवाद कई वर्षों से लंबित था। हालांकि ये फैसला न्यायालय का, इसमें हम सरकार की कोई बहुत योगदान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चूंकि ये इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है तो स्वतः ही जिसका उत्पादन होता है वो मेड इन उसका लग जाता है, उसका मोहर लगी ही जाती है। तो अब ये चूंकि इनके शासनकाल में ये न्यायालय का फैसला आया, इनके साथ खाली एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि इसका जो भूमि पूजन शिलान्यास समारोह है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो वो दृश्य जो था उसके चलते कई मुद्दे इनके जो मैनिफेस्टो में थे, घोषणा पत्र में थे, वो हल हो गए हैं। अब इनको नए मुद्दे की तलाश है। नए मुद्दे बहुत हैं। जैसे कि किस प्रकार के मुद्दे की बात कर रहे हैं आप? जैसे कि हमारा आज भी कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्म स्थान जो है वो अभी भी विवादित ही है।
नरसिम्हा राव जी ने जो एक एक्ट ले आए थे वार्षिक एक्ट का। एक्ट, उसके चलते कई जगह जो है चीज़ें खुल नहीं पा रही थी। अब चूंकि न्यायालय ने ही, मथुरा के न्यायालय ने एक उसकी तरफ पहल की है, हालांकि उसने उस एक्ट पर प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन अपने तरीके से वो चीज़ें घूम रही है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। विश्वनाथ का मुद्दा भी है, भोजशाला में सरस्वती देवी मंदिर का भी मुद्दा है, कुछ शहरों के नाम बदले गए हैं। ये सब कलंक हैं अंग्रेज़ों के नाम पर, मुग़लों के नाम पर। ये जो मार्ग हैं, शहर हैं, वो हमारे कोई मतलब के नहीं हैं। अगर गुलामी की निशानियों को मिटाना है तो एक एक करके ही मिटाना पड़ेगा। नई संसद का भवन का निर्माण हुआ तो शेर की आकृति पर भी प्रश्न चिन्ह उठे, संगोल ले जाने पर भी प्रश्न चिन्ह उठे। तो विवाद अपनी जगह पे है और समाधान अपनी जगह पे है। हम लोग अगर सकारात्मक तरीके से चलते रहेंगे तो यही सारी उपलब्धियां मेरी नज़र में है भारत सरकार की। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था के हिसाब से सोचा जाए तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बिल्कुल अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, वित्त मंत्री रह चुके थे। तो उस क्षेत्र में भी जो आंकड़े आ रहे हैं, वास्तविक स्थिति तो देखिए आंकड़ों से ही जो हम लोग को समझ में आती है। कलेक्शन बढ़ रहा है टैक्सों का, जीडीपी बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है। तो इन सब से लग रहा है ऐसा कि इन्होंने अच्छा ही काम किया है अभी तक। विदेशों में भी हमारे पासपोर्ट की भी इज्जत बढ़ी है। ग्लोबल स्वीकार्यता, अभी जो सर्वे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री को पहले स्थान पर दिखाया गया है। तो अब ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो सकारात्मक पक्ष तो यही नज़र आता है कि उन्होंने अच्छा किया, तभी ये रेटिंग मिल रही है। नहीं तो ये रेटिंग हम लोग को और पहले भी मिल सकती थी। और वास्तविकता तो देखिए वो गर्भ में है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हो। गुप्ता जी, आपने भी विदेशी का बात किया, विदेशों का बात किया, तो यहाँ पर जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घट रही है, विदेशों में जो भी भारत के दुश्मन हैं उनका एक एक करके सफाया हो रहा है। कनाडा में हुआ, अमेरिका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ। तो क्या इससे भी हमारा भारत सरकार लिंक है? क्योंकि यहाँ पे एक अननोन मैन का उपाधि दिया जा रहा है जो ये सब काम कर रहे हैं। तो ये अननोन मैन क्या हमारा भारत के हैं या फिर भारत से संबंधित है, या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है? देखिए, इसको तो एक ही लाइन में हम कह सकता हूँ कि कुदरत जो है ना, वो अपने हिसाब से भारत के पक्ष में चल रही है। जब अज्ञात ही है तो हम कैसे कह दें वो भारत का आदमी है कि वहाँ का आदमी है कि और कौन है? तो वो तो थोड़ा बताना मुश्किल है। इसमें कोई सरकार का हाथ है कि नहीं है, ये तो कहना आज तो असंभव है। कल कोई बात खुलासा होगी, कोई चीज़ आएंगे, तथ्य आएंगे, तब बात अलग है। नहीं तो अज्ञात का मतलब ही जिसके बारे में जानकारी न हो। तो जब जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं है, सरकार को नहीं है, हमको नहीं है, आपको नहीं है, तो हम इस बारे में कैसे कह दें? तो एक और चर्चा है जो कि गरीबों का हक की बात होती है। तो कांग्रेस हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों का दुश्मन है, सारा पैसा अडानी के पास जा रहा है, एक जेब में इलेक्ट्रिसिटी बटन दबाओ अडानी के पास जाएगा। तो क्या आज का जो गरीब है, भारत का जो गरीब है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसका दुश्मन है या फिर उनका सबसे बड़ा मित्र? देखिए, गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है। दुर्भाग्य से कौन किसको क्या मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक सरकारी स्तर पर प्रयास की बात करें तो सरकारी स्तर पर आज उन्हें राशन मुफ्त मिल रहा है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से गैस भी कम दामों पर जा रही है, मुफ्त भी जा रही है। घर घर शौचालय बनाने की मुहिम सरकार ने चलाई, उसके लिए अनुदान दिया, लोगों ने बनवाए भी। अभी हर जल घर नल योजना चल रही है, उससे घरों में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ये पानी, शौचालय या आवास, ये किसी भी सरकार का एक उद्देश्य होना ही चाहिए कि ये सुविधाएं जनमानस के पास रहें। उससे सफाई भी होगी, स्वच्छता भी होगी, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखता हूँ
तो ये अडानी अंबानी वाली बात तो देखिए, अब राजनीतिक जुमले भी हो सकते हैं, क्या सच्चाई है उसका तथ्य तो जो अन्वेषण करने वाली संस्थाएं हैं उनका काम है। पीछे में अडानी पर एक विदेशी हिंडनबर्ग ने आरोप भी लगा दिए थे, सेबी ने उसकी जांच की, न्यायालय ने उसकी जांच की और उसे दाग मुक्त घोषित किया। तब और कोई इकाई तो है नहीं, कहने को तो मैं कुछ भी कह दूं, आप कुछ भी कह दो, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कहाँ कितना बोलना चाहिए ये असीमित हो रखा है। इसलिए जिसके मन में जो आता है वो बोलता है। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक सबसे पुराने दल के एक सब शीर्ष नेता ने न्यायालय में माफ़ी भी मांगी अपने बयान के लिए। चौकीदार चोर है, तो कुछ विवाद देखिए, या तो ये बना लेते हैं या अनायास इनके मुंह से स्लिप हो जाता है, ये तो बोलने वाला ही बता सकता है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो जंतर मंतर पे कुछ महीने पहले पहलवानों का बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। ये पहलवान के जो है बृजभूषण शरण सिंह, उनको लेकर कोर्ट न्याय अपनी जगह पर, राजनीति अपनी जगह पर। यदि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से है तो उस व्यक्ति के लिए हम लड़ें, सरकार के खिलाफ। वहाँ पे इतना जो जमघट लगा, हाल फिलहाल में जो है ये विजय बजरंगी ने, क्या है उनका नाम, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, उन्होंने जो है अपना पद्मश्री लौटा दिया। तो ये कितना सही है? तो आपका दुश्मनी किसी एक से है, आपका गलती किसी एक से है, तो आप सरकार पे क्यों उंगली उठा रहे हो, अपना पद्मश्री क्यों लौटा रहे हो? उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार एक लक्ष्य रहता ही है, कोई भी विवाद हो जाए सरकार ही निपटाए, ऐसा हम लोगों का ध्यान रहता है। और चूंकि ये विवाद जो है कोई संघ से जुड़े हुए हैं, तो इसमें सरकार चूंकि उनका भी कुछ हद तक नियंत्रण रहता है पुरस्कार देने में, खिलाड़ियों के चयन करने में। तो चूंकि हस्तक्षेप सरकार का रहता ही है, परोक्ष हो चाहे सीधा हो, तो उसका तो उनको सरकार को ही सोचना पड़ेगा। जहाँ तक ये पुरस्कार लौटाने की बात है, ये एक प्रकार का ये भी एक सांकेतिक विरोध बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर उनके मन में पूरी श्रद्धा हो कानून के प्रति, तो कानून न्यायालय सब हैं, वहाँ पर भी जा रहे हैं लोग बाग, न्याय मिल भी रहा है, कोई किसी में मतलब न्याय तो मिल ही रहा है। अब किसके पक्ष में वो न्याय आएगा वो अलग बात है। मेरे पक्ष में आ जाए तो न्यायालय जिंदाबाद, मेरे विरोध में आए तो न्यायालय निराश हो जाते हैं हम लोग उसके फैसले से। तो ये मानव स्वभाव है, अपने पक्ष में आने पर हर आदमी खुश होता है। जब पहले चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी अटल जी के बाद, उस समय लग रहा था कि एकदम बढ़िया गवर्नमेंट उस समय भी चल रही थी और आ जाएंगे, लेकिन हार गए। तो उन्होंने भी जनता के जो निर्णय था उसका स्वागत ही किया, क्योंकि स्वागत करने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। उसी प्रकार न्यायालय के निर्णयों पर हम अपनी हताशा, निराशा या सहमति या प्रसन्नता खाली व्यक्त कर सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ें अपने हाथ में हैं नहीं। और ये चूँकि अभी खाली पुरस्कार लौटा देना एक सांकेतिक विरोध तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ कई रकम की उनको सुविधाएं भी मिलती है, कई रकम के पुरस्कार मिलते हैं, कई रकम की कुछ सांत्वनाएं मिलती है। वो सब भी लौटाए न, तब तो लगे कि भाई वो वास्तव में बहुत क्षुब्ध हैं। अब नहीं तो पता नहीं अब है या नहीं, ये तो नहीं जानते, लेकिन हर जगह एक राजनीति की बू तो आती ही है। अब क्या है क्या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। जो विरोध से एक सवाल पूछेंगे आपसे कि राम मंदिर का भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन फाइनली जो है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो राम मंदिर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राम मंदिर जो है ना, वो एक बड़ा भावनात्मक विषय है। अब हम लोग तो राम के जन्माने में तो पैदा हुए नहीं, आज है, और हमारे विश्वास का आधार हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, या अपने बुजुर्गों से जो सुनते आ रहे हैं। तो राम मंदिर बिल्कुल आस्था का विषय है, और अपनी ही ज़मीन पर कब्जा को छुड़ाने के लिए हम लोगों ने, पूरे समाज ने, पूरे भारत ने न्यायालय में मुकदमा तक लड़ा है। अब वो जीतने के बाद तो विश्वास तो बनना ही है कि मंदिर बनेगा, और अब वो निर्माण कार्य तो चालू हो ही चुका है।
22 जनवरी की तिथि भी निर्धारित हो गई है। अयोध्या को सजाया भी जा रहा है। नया एयरपोर्ट वहाँ कभी था नहीं, वो बन रहा है। 1 लाइन 2 लाइन की वहाँ पर प्लेटफार्म थे रेलवे के, उनका विकास हो रहा है। जन जन लोग जुड़े रहे हैं उससे। कोई मोमबत्ती, कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई हर दिन के अलग अलग रंग के वस्त्र बना रहा है, पंडितों का चयन हो रहा है। तो काम तो उसमें भी चालू है और सरकार का उसमें एक पैसा लगा नहीं, जनता का पैसा लगा हुआ है। उन्होंने जनता से अपील की, जनता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें अपना अनुदान दिया। अब उस पैसों से वो मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से जन भावनाओं का ही मंदिर है। 2024 में क्या राम मंदिर का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी? क्योंकि 2024 से ठीक पहले, मतलब इलेक्शन से ठीक 1-2 महीना पहले जो है इनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो क्या इससे बीजेपी को लाभ होगा? देखिए, लाभ तो निश्चित मिलना चाहिए। ऐसा एक, क्योंकि सारी चीज़ देखते आ रहे हैं, बरसों से देखते आ रहे हैं, तो लग रहा है कि लाभ तो मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी लाभ के लिए कर रही है, ऐसा भी समझ में नहीं आता। क्योंकि विरोध भी बहुत हुआ, आपने जैसा कहा। जब न्यायालय में सुनवाई चल रही थी तब भी कहा गया कि 2019 के चुनाव के बाद इस पर आगे सुनवाई की जाए। न्यायालय ने उनकी अपील पे अनसुनी कर दी। अभी भी मेरे को नाम नहीं ध्यान में, किसी सज्जन ने कहा कि इसका शिलान्यास, ये जो उद्घाटन समारोह है, ये भी 2024 के चुनाव के बाद किया जाए। तो ये तो विरोध क्यों है पता नहीं। पहले तो ये सब कह रहे थे कि निमंत्रण नहीं मिला, राम खाली भाजपा के थोड़ी ये हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी ये बात कहा था। नहीं, ये ठीक है, ये अपने अपनी इनकी विचारधारा है। लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि भैया इतना बरसों पुराना विवाद इतनी शांति से सुलझ गया है, तो कम से कम इसमें अपना सहयोग दें। अगर राम मंदिर सफलता की गारंटी वो मानते हैं तो उन्हें भी कम से कम राम को अपनाना चाहिए। जैसे सरदार पटेल थे तो कांग्रेस में, लेकिन मोदी जी ने उनकी विश्व में काफ़ी ऊंची प्रतिमा बनाकर उनको सम्मान दिया। तो उन्होंने तो उस समय वो कांग्रेस और ये सब नहीं देखा, क्योंकि अब ये एक ही परिवार के पीछे लगे रहते थे। हो सकता है उसकी पीड़ा हो। उसी प्रकार अगर राम जी से भी, हालांकि सब कोई वैसे विरोध तो नहीं कर रहा है, ये भी इनकी तरफ से, चाहे इनकी राजनीतिक मजबूरी है, वोट बैंक को संभाले रखने का कोई घटनाक्रम हो सकता है। सब दल के चूँकि अपने अपने थिंक टैंक हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं और वो सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। निर्णय तो आखिर में जनता को ही करना है। तो अब चुनाव सामने है, चुनाव में देखिए क्या होता है, बोलना मुश्किल है। लेकिन सारे, अगर लाभ, इन सब बातों से ही लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से भाजपा को लाभ मिलेगा। अगर ये बातें गौण है, इसका राजनीति में कोई लाभ वाभ नहीं मिलता है, तो इसको भी नहीं मिलेगा। एक और लाभ से आया मथुरा, और ये जो है आपका काशी विश्वनाथ। ये जो है कांग्रेस का जो दल है, ऐसा कह रही है कि इस सब मुद्दों से बीजेपी को लाभ पहुंचता है। तो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी चल रहा है, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि का जो है मथुरा में भी चल रहा है, और ये काशी विश्वनाथ का तो चल ही रहा है। तो इन सब मुद्दों पर आप क्या विचार रखते हैं कि 2024 में आएगा? कि कुछ दिन पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर में जो है काशी विश्वनाथ का फैसला आ जाना चाहिए। उसी प्रकार से मथुरा का भी जो विवाद जो है कोर्ट में, मतलब हल्का हल्का तूल पकड़ता जा रहा है। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, अगर मंदिरों से लाभ मिलता हो तो जो भी दल अभी तक राम मंदिर से वंचित रह गए, तो उन्हें अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर ये लाभ के विषय हैं तो लाभ उनको भी लेना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि का लाभ एक दल ले ले, बनारस का लाभ एक दल ले ले, करें अपने अपने प्रयास। क्योंकि ये तो किसी के नहीं है, ये तो भगवान तो सबके हैं। तो इनको अगर लगता है लाभ है तो लाभ लेना चाहिए, विरोध नहीं करके लाभ लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।